गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीकॉम सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर निगम लेखांकन का एक नया टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है हमारे ऋण पत्रों का निर्गमन, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। देखो स्टूडेंट्स, हम पहले ये बात कर चुके हैं कि किसी भी कंपनी को, किसी भी बिज़नेस को रन करने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है, फ़ंड की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो एक कंपनी जो फ़ंड रेज़ कर सकती है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, वो दो तरीके से कर सकती है। या दूसरे शब्दों में बोलूँ कि कंपनी की जो पूंजी संरचना होती है वो दो रूपों में होती है। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, दो रूपों में कौन कौन से रूप होते हैं? अंश पूंजी और ऋण पूंजी। ठीक है, एक तो कंपनी कैपिटल के रूप में फ़ंड रेज़ कर सकती है और एक लोन के रूप में वो फ़ंड रेज़ कर सकती है। जब वो एक कंपनी अंश पूंजी के रूप में पैसा एकत्रित करने का जब डिसीज़न लेती है, तो वो जनता में या फिर तो इक्विटी शेयर इशू करती है या फिर प्रेफरेंशियल कैपिटल इशू करती है। ठीक है, तो वो हमने ऑलरेडी बीकॉम फर्स्ट ईयर में हम अच्छे से पढ़ के आए हैं कि इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, उनको किस प्रकार से इशू किया जाता है, किस प्रकार से उनका शोधन किया जाता है। ये सब बात हम ऑलरेडी बीकॉम फर्स्ट ईयर में करके आ चुके हैं। आज हम इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे कि एक कंपनी जब लोन के रूप में अगर फ़ंड रेज़ करती है, ठीक है, तो वो किस प्रकार से इशू करती है, किस रूप में इशू करती है, तो वो बात करेंगे आज हम इस वीडियो लेक्चर में। तो आज हमारा जो टॉपिक का विषय है वो है ऋण पूंजी, डिबेंचर्स। ठीक है, ऋण पूंजी में भी मैंने बोल रखा है कि कंपनी ऋण पूंजी के रूप में जब फ़ंड रेज़ करना चाहती है तो वो या फिर तो डिबेंचर इशू कर सकती है या फिर और भी तरह के लोन्स होते हैं, जैसे बैंक लोन ले सकती है, कोई लॉन्ग टर्म लोन ले सकती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात करेंगे डिबेंचर्स की कि डिबेंचर्स क्या होते हैं, ठीक है, उनकी विशेषताएं क्या होती है। ठीक है, तो मैंने डेफिनेशन के तौर पर एक परिभाषा यहाँ पर लिख रखी है डिबेंचर्स की कि ऋण पत्र कंपनी द्वारा अपनी सार्वभौम मुद्रा के अंतर्गत निर्गमित एक प्रमाण पत्र है जो सामान्यतः कंपनी की संपत्तियों से चल प्रभार द्वारा सुरक्षित होते हैं। ऋण पत्रों पर कंपनी द्वारा एक पूर्व निश्चित दर से ब्याज दिया जाता है तथा अपनी आवश्यकता की समाप्ति पर ऋण पत्रों का पैसा वापस लौटा दिया जाता है, जिसे ऋण पत्रों का शोधन कहा जाता है। तो फिर से हम अगर पहली लाइन में आएंगे तो ऋण पत्र कंपनी द्वारा अपनी सार्वभौम मुद्रा के अंतर्गत, सबसे पहला पॉइंट हम यहाँ पर देखेंगे, अपनी सार्वभौम मुद्रा के अंतर्गत। सार्वभौम मुद्रा को हम बोलते हैं कॉमन सील। मतलब जब कंपनी डिबेंचर इशू करती है तो किसके अंतर्गत इशू करती है? अपनी कॉमन सील के अंतर्गत वो डिबेंचर इशू किए जाते हैं। उस पर कंपनी की कॉमन सील लगी हुई होती है। ठीक है, कंपनी की कॉमन सील लगे हुए होने का अभिप्राय यह है कि वो कंपनी के बिहाफ पर डिबेंचर्स जो है वो इशू किए जाते हैं। ठीक है, तो कंपनी की सार्वभौम मुद्रा के अंतर्गत निर्गमित एक प्रमाण पत्र है, एक सर्टिफिकेट है। ठीक है, जो ये बताता है कि उस व्यक्ति ने उस कंपनी के इतने शेयर जो है वो ले रखे हैं। ठीक है, मिस्टर एक्स ने वाई लिमिटेड के 100 डिबेंचर्स परचेज़ कर रखे हैं। डिबेंचर जो है ये इस बात का सर्टिफिकेट होता है। ठीक है, जो सामान्यतः कंपनी की संपत्तियों से चल प्रभार द्वारा सुरक्षित होते हैं। देखो, लोन भी दो तरह के होते हैं। हम पहले हम 11th-12th में पढ़ के आए हैं। लोन दो तरह के होते हैं, सिक्योर लोन्स और अनसिक्योर लोन्स। तो सिक्योर लोन्स के बारे में अगर हम बात करें तो सुरक्षित ऋण क्या होते हैं? सुरक्षित ऋण वो होते हैं कि जिसके अगेंस्ट में हमने कोई संपत्ति प्रभार के रूप में रख रखी है कि अगर हम फ्यूचर में लोन का रीपेमेंट नहीं कर पाते हैं तो सामने वाले व्यक्ति को ये अधिकार होता है कि हमारी उस संपत्तियों को बेचकर अपने लोन को वो रिकवर कर सकता है। तो ऐसा लोन क्या कहलाता है? सुरक्षित ऋण कहलाता है। और असुरक्षित ऋण, क्योंकि जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, जिसके अगेंस्ट में कोई भी संपत्ति नहीं रखी जाती है एज ए मॉर्गेज। ठीक है, इसका मतलब यह है कि वो अनसिक्योर्ड है। अगर फ्यूचर में अगर कोई लोन लेने वाला पैसा पेमेंट नहीं कर पाता है
तो जो जिसने भी लोन दिया है उसके पास में कोई भी संपत्ति नहीं होती है जिसको बेचकर वो अपने पैसे को रिकवर, अपने लोन को रिकवर कर सके। ठीक है, तो डिबेंचर्स कैसा लोन है? कंपनी जो लोन ले रही है, ठीक है ना, जनता से ले रही है या डिबेंचर होल्डर से जो लोन ले रही है वो किस प्रकार का लोन है? डिबेंचर्स एक सुरक्षित ऋण है। कैसा ऋण है? सुरक्षित ऋण है। तो सीधी सी बात है, सुरक्षित ऋण का मतलब मैंने अभी बताया कि जिसके अगेंस्ट में हम कोई संपत्ति एज अ चार्ज रखते हैं। ठीक है, तो सिक्योर लोन भी दो तरह के होते हैं। एक तो हम क्या करते हैं कि सपोज़ करो कि हमने कोई एक पर्टिकुलर असेट्स किसी लोन के अगेंस्ट में मॉर्गेज रख दी, जैसे कि है ना मेरे पास में कंपनी के पास में ज़मीन है, तो मैंने कोई लोन लिया बैंक से और उसके अगेंस्ट में मैंने क्या करा, उस पर्टिकुलर ज़मीन के कागज़ बैंक को दे दिए कि अगर इन फ्यूचर में आपके लोन का पेमेंट नहीं कर पाती हूँ तो आप उस ज़मीन को बेचकर अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं। ये तो हो गया फिक्स्ड चार्ज। ठीक है, और दूसरा जो होता है वो होता है चल प्रभार, कोलेटरल चार्ज, कोलेटरल सिक्योरिटी चल प्रभार कहते हैं, जो कि डिबेंचर के केस में यहाँ पर जो नाम आ रखा है चल प्रभार, चल प्रभाव, मूविंग भी कह सकते हैं इसको। मूविंग चार्ज या कोलेटरल चार्ज का मतलब ये है कि अगर किसी लोन के अगेंस्ट में एक पर्टिकुलर असेट्स हम नहीं रखते हैं, ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर असेट्स नहीं रखकर हमने हमारी कंपनी की सारी असेट्स अगर उस लोन के अगेंस्ट में हमने रख रखी है, इसका मतलब क्या है कि सपोज़ करो कंपनी के पास में 2 ज़मीनें भी है, एक बिल्डिंग भी है और भी है, डेटर्स है, ठीक है, बहुत प्रकार की असेट्स है, तो वो जो लोन रेज कर रही है डिबेंचर के रूप में, तो उसके अगेंस्ट में वो सारी असेट्स एज अ मॉर्गेज रहेगी। इन फ्यूचर अगर वो डिबेंचर होल्डर को भुगतान नहीं कर पाता है तो उस कंडीशन में उन संपत्तियों में से पहले किसको रिकवरी दी जाएगी? डिबेंचर्स को पेमेंट किया जाएगा, उसके बाद में जो उसकी और लायबिलिटीज़ है उसका भुगतान वहाँ पे किया जाता है। ठीक है, चल प्रभार के अंदर एक ये भी होता है कि वैसे तो फिक्स्ड जो असेट्स हम जब रखते हैं, एक पर्टिकुलर असेट्स को रखते हैं, तो उस असेट्स को बेचने का अधिकार फिर कंपनी के पास में नहीं रहता है। ठीक है ना, लेकिन कोलेटरल चार्ज में हम क्या कर सकते हैं कि कंपनी अगर कोई संपत्ति, उन सारी संपत्तियों में से अगर कोई संपत्ति बेचना चाहे तो वो बेच सकती है, तो वो उस चार्ज में से हट जाती है। और अगर कोई संपत्ति परचेज़ करती है डिबेंचर इशू करने के बाद में, तो वो ऑटोमेटिक उस चल प्रभार में इंक्लूड हो जाती है, उस डिबेंचर के अगेंस्ट में ऑलरेडी ऑटोमेटिक वो क्या होती है, सिक्योर्ड हो जाती है। ठीक है, तो जो कंपनी डिबेंचर क्या होते हैं? डिबेंचर पहली बात तो हमने यहाँ पढ़ी कि कंपनी द्वारा अपनी सार्वमुद्रा के अंतर्गत निर्गमित होते हैं। दूसरा एक सर्टिफिकेशन होता है वो। तीसरा ये है कि वो कंपनी की संपत्तियों से चल प्रभार द्वारा सुरक्षित होते हैं। और ऋण पत्रों पर एक कंपनी द्वारा एक पूर्व निश्चित दर से ब्याज दिया जाता है। बहुत अच्छी बात। एक इन्वेस्टर भले ही अंश पूंजी के रूप में अपना पैसा कंपनी में लगाए या ऋण पूंजी के रूप में अपना पैसा कंपनी में लगाए, वो अपना पैसा कंपनी को दे रहा है, तो सीधी सी बात है वो बदले में क्या चाहेगा? रिटर्न चाहेगा। ठीक है, तो ऋण पूंजी पर जो रिटर्न दिया जाता है जिसे उसे हम कहते हैं लाभांश, डिविडेंड। ठीक है, और अंश पूंजी पे जो हम रिटर्न देते हैं उसे हम कहते हैं लाभांश, और जो ऋण पूंजी पर जो रिटर्न दिया जाता है उसे हम ब्याज का नाम देते हैं, क्योंकि वो लोन है। क्या है? लोन है। अगर सिंपल भाषा में अगर आपने कभी सुना हो, अगर हमने किसी से लोन लेते हैं या किसी से उधार पैसा लेते हैं तो उस पर हमें क्या देना पड़ता है? ब्याज देना पड़ता है। और अंश पूंजी पर जो हमें रिटर्न देना पड़ता है वो हमें लाभांश के रूप में देना पड़ता है। ठीक है, तो अंश पूंजी पर जो हम एज अ रिटर्न लाभांश देते हैं, क्योंकि वो नाम से ही पता चल रहा है, क्या है वो? लाभांश। लाभांश का अगर हम थोड़ा सा संधि विच्छेद करें तो वो क्या है? लाभ प्लस अंश। लाभों का अंश मतलब जब भी कंपनी को प्रॉफिट होता है तो वो उस प्रॉफिट को शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है एज अ डिविडेंड। लेकिन कंपनी को जिस साल हानि होती है उस साल क्या? तो उस साल वो कंपनी लाभांश डिक्लेयर नहीं कर सकती। उस साल अंश पूंजी पर कोई भी रिटर्न दिया नहीं जाता। कुछ अपवाद जरूर हैं इस चीज़ के। पूर्वाधिकार अंश के केस में अगर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है तो फिर अगर हानि अगर हो रही है
हम पढ़ के आए हैं पहले, अगर हानि हुई है, कंपनी लाभांश नहीं दे पाई है, तो फिर उसका जो डिविडेंड है वो क्यूमुलेट हो जाता है। फ्यूचर में जब भी लाभ होगा वो भी लाभ के केस में ही होगा। अगर लगातार हानि हो रही है तो फिर से वही बात, लाभांश नहीं दिया जाता है किसी भी केस में, ठीक है। लेकिन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंशियल के केस में वो संचय हो जाता है, क्यूमुलेट हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं ऋण पूंजी की बात कर रहे हैं, डिबेंचर्स की बात कर रहे हैं, तो उस पर पहली बात तो क्या दिया जाता है, रिटर्न के रूप में ब्याज दिया जाता है, इंटरेस्ट दिया जाता है। और उस इंटरेस्ट की जो रेट होती है वो भी क्या होती है, पूर्व निश्चित दर होती है, पहले से ही निर्धारित होती है। पहले से ही जब भी कंपनी डिबेंचर इशू करती है तो उस पर वो कितना ब्याज देने वाली है वो पहले से ही प्री डिटरमाइंड होता है कि मैं 5% डिबेंचर इशू कर रही हूँ या 6% डिबेंचर इशू कर रही हूँ, दैट मीन्स उस पर मैं 5% ब्याज दूँगी या 6% ब्याज दूँगी। तो पहली बात तो ये हुई कि उस पर ब्याज दिया जाता है। दूसरी बात ये हुई कि ब्याज की दर जो होती है वो पूर्व निश्चित दर से दिया जाता है। और तीसरी बात ये हुई यहाँ पर कि चाहे कंपनी को किसी वर्ष लाभ हो या हानि हो, हर दशा में ब्याज उसे देना ही पड़ता है। दूसरे शब्दों में इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कंपनी के लिए फिक्स्ड एक्सपेंडिचर है, एक स्थायी खर्चा है। भले उसे लाभ हो रहा है तब तो देना ही देना है पहले, और अगर लाभ नहीं हो रहा है, हानि हो रही है, उस कंडीशन में भी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर तो दिया ही जाएगा, उसे देना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अंश पूंजी के केस में अगर हानि हो रही है तो लाभांश नहीं दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है तथा अपनी आवश्यकता की समाप्ति पर ऋण पत्रों का पैसा वापस लौटा दिया जाता है। कंपनी को जब आवश्यकता थी तो उसने, मैंने बोला कि जब भी आवश्यकता होती है कंपनी फ़ंड रेज़ कर सकती है। वो फ़ंड दो तरीके से रेज़ कर सकती है, शेयर कैपिटल के रूप में, ऋण पूंजी के रूप में, ठीक है। जब भी उसकी आवश्यकता ख़त्म हुई कि मुझे वही नहीं अब पैसे की आवश्यकता है, तो वो चाहे तो उस पैसे को वापस से रीपेमेंट कर सकती है। तो उस पूर्ण भुगतान को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, शोधन, ठीक है। इसके लिए एक सेपरेट चैप्टर हमारे दे रखा है, हम बात करेंगे आगे ये वीडियो लेक्चर्स में। फ़िलहाल हम इतना ही बात करेंगे कि जब भी कंपनी की आवश्यकता ख़त्म हो जाती है तो कंपनी जो ऋण पत्रों का पैसा है वो ऋण पत्र धारक को वापस से भुगतान कर देती है, जिसे कि हम यहाँ पर शोधन का नाम देते हैं, जिसे कि ऋण पत्रों का शोधन कहा जाता है। ऐसा हम अंश पूंजी के केस में भी कर सकते हैं। हम पढ़ के आए हैं कि शेयर कैपिटल का भी शोधन होता है, इक्विटी शेयर्स का तो नहीं होता है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स का शोधन हम यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमने जो डेफिनेशन पढ़ी उससे हमारे कुछ 5-6 विशेषताएं निकल के आई है डिबेंचर्स की, उनको हम एक ओवरव्यू देखते हैं। पहली विशेषता है हमारी यहाँ पर, ऋण पत्र कंपनी द्वारा लिए गए ऋण की पावती है। पावती मीन्स एक्नॉलेजमेंट है, जो एक प्रमाण पत्र के रूप में ऋणदाता को दी जाती है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया है कि डिबेंचर क्या है, एक सर्टिफिकेट है, एक प्रमाण पत्र है, जो किस बात को प्रमाणित करती है कि एक्स ने वाई लिमिटेड के 100 डिबेंचर्स परचेज कर रखे हैं। मतलब एक्स ने अपना इतना पैसा वाई लिमिटेड में एज अ लोन, एज अ डिबेंचर लगा रखे हैं, जिस पर पूर्व निश्चित दर से वो 5%, 10%, 6% जो भी है उस पर इतना ब्याज ईयरली दिया जाएगा। तो ऋण पत्र जो होती है वो क्या होती है, क्या होते हैं, एक एक्नॉलेजमेंट होती है। किसका एक्नॉलेजमेंट होता है, ऋण का एक्नॉलेजमेंट होता है, ठीक है। एक सर्टिफिकेट होता है, वो सर्टिफिकेट कौन किसको देता है, कंपनी देती है। किसको देती है, डिबेंचर होल्डर्स को देती है, जिस पर क्या लिखा हुआ, क्या लगी हुई होती है, कंपनी की सार्वमुद्रा, कॉमन सील लगी हुई होती है, सर्टिफिकेशन होता है वो, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ पर ये निकल के आया है कि प्रत्येक ऋण पत्र का अंकित मूल्य पूर्व निर्धारित होता है। बहुत इम्पॉर्टेंट बात, बहुत अच्छी बात, ये हमने शेयर्स के केस में पढ़ा था कि शेयर्स का भी एक मूल्य पहले से ही निश्चित होता है। जैसे कि हमने फेस वैल्यू का नाम दिया था या नॉमिनल वैल्यू का नाम दिया था, ठीक है, अंकित मूल्य का नाम दिया था। तो वही बात यहाँ डिबेंचर के केस में भी है कि हर एक डिबेंचर का जो अंकित मूल्य होता है वो पहले से ही निश्चित होता है कि एक डिबेंचर 10 रुपये का है या 100 रुपये का है या 1000 रुपये का है, ठीक है। तो ऋण पत्रों का जो अंकित मूल्य होता है वो पहले से ही निर्धारित होता है, ठीक है। लेकिन वही बात जो हमने शेयर्स के केस में पढ़ी थी कि उसे इशू वो फिर
सम मूल्य पे भी कर सकती है, प्रीमियम पे भी कर सकती है और डिस्काउंट पे भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, हमारी नेक्स्ट विशेषता यहाँ ऋण पत्रों की ये आई, ऋण पत्रों पर कंपनी द्वारा पूर्व निर्धारित एवं घोषित दर से ब्याज दिया जाता है। बहुत अच्छे से हमने ये बात अभी देख ली है कि 3 बातें मैंने ब्याज के केस में बताई थी कि एक तो ऋण पत्रों पे क्या दिया जाता है, ब्याज दिया जाता है लाभांश की बजाय। दूसरा, वो ब्याज की दर क्या होती है, पूर्व निर्धारित होती है। ठीक है, और तीसरा मैंने बताई थी बात कि वो हर केस में भले लाभ हो या हानि ऋण पत्रों पर ब्याज दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि ऋण पत्रों का निर्गमन कंपनी की सार्वमुद्रा के अंतर्गत किया जाता है। ये भी हम ऑलरेडी पढ़ लिया है हमने कि जो पावती हमने दी है, एक्नॉलेजमेंट जो दी है, उस पर कंपनी की क्या लगी हुई होती है, कॉमन सील लगी हुई होती है। उसके बाद में ऋण पत्रधारियों को अंशधारियों के समान मताधिकार प्राप्त नहीं होता है। देखो, जो मैंने अभी बताया कि कैपिटल स्ट्रक्चर में 2 तरह की पूंजी होती है, अंश पूंजी और ऋण पूंजी। जो ये अंश पूंजी है वो एज अ कैपिटल हम रेज कर रहे हैं, तो इसके जो ओनर्स है, जो शेयर होल्डर्स है, वो एक तरीके से क्या कहलाते हैं, वास्तविक स्वामी हैं वो कंपनी के, क्या हैं, वो स्वामी कहलाते हैं। ठीक है, लेकिन जो डिबेंचर जिन्होंने लिए हैं, जो डिबेंचर होल्डर है, वो कंपनी के स्वामी नहीं है, उन्होंने कंपनी में पूंजी नहीं लगाई है, उन्होंने सिर्फ एज लोन दिया है कंपनी को। क्या दिया है, लोन दिया है, जिसको उसे हर साल क्या मिल रहा है, ब्याज दिया जा रहा है। इसीलिए जो डिबेंचर्स होते हैं वो कंपनी के स्वामी नहीं कहे जाते हैं। जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के स्वामी कहे जाते हैं, लेकिन जो डिबेंचर्स होल्डर है वो कंपनी के स्वामी नहीं कहे जाते। इसी कारण से जो शेयर होल्डर्स है उन्हें कंपनी में वोटिंग करने का राइट होता है, मताधिकार प्राप्त होता है किसी भी कोई भी निर्णय अगर लेना है, लेकिन डिबेंचर होल्डर को वोटिंग राइट्स प्राप्त नहीं होते हैं, मताधिकार प्राप्त नहीं होता है। किसी भी डिसीजन में, कंपनी के किसी भी प्रकार के डिसीजन में डिबेंचर्स होल्डर को इंक्लूड नहीं किया जाता है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ कंपनी को लोन दिया है, पूंजी नहीं लगाई है। जो पूंजी लगाएगा वो स्वामी कहलाएंगे। पूंजी में भी हमने 2 तरह की हमने देखे हैं ओनर्स, एक तो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं और प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। उनमें भी जो वास्तविक स्वामी होते हैं वो कौन से होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, क्योंकि जो एक्चुअल रिस्क है कंपनी की वो कौन बियर कर रहा है, इक्विटी शेयर होल्डर्स बियर कर रहा है। प्रेफरेंस शेयर को भी एक निश्चित दर से लाभांश दे दिया जाता है। तो जो कंपनी के वास्तविक स्वामी कहे जाते हैं वो समता अंशधारी कहे जाते हैं और उन्हें ही वोटिंग राइट्स प्राप्त होता है। मेजर तौर पर डिबेंचर होल्डर को कोई भी मताधिकार प्राप्त नहीं होता है अंशधारियों के समान। नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ देखेंगे कि निर्गमन की शर्तानुसार एक निश्चित समय के पश्चात ऋण पत्रों का भुगतान कर दिया जाता है, जिसे कि शोधन कहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि जब भी कंपनी को आवश्यकता नहीं होगी वो पैसा वापस से पूर्ण भुगतान कर सकती है डिबेंचर होल्डर को, और पूर्ण भुगतान करने के जो प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिडम्पशन का नाम देते हैं, शोधन का नाम देते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, सामान्यतः ऋण पत्र कंपनी की संपत्तियों से चल प्रभार द्वारा सुरक्षित होता है। हम पढ़ लिए हैं चल प्रभार क्या होता है। इसका मतलब ये है कि डिबेंचर एक सिक्योर लोन्स हैं और सिक्योर लोन्स में भी एक पर्टिकुलर असेट्स उसके अगेंस्ट में मॉर्गेज नहीं होती है। कंपनी की जो सारी असेट्स है वो उन डिबेंचर्स के अगेंस्ट में मॉर्गेज होती है। अगर कोई संपत्ति बेच दी जाती है तो मॉर्गेज लिस्ट में से उसका नाम हटा दिया जाता है, और अगर कोई संपत्ति परचेज़ की जाती है तो वो ऑटोमेटिक वो चल प्रभार द्वारा सुरक्षित हो जाती है डिबेंचर्स के अगेंस्ट में। तो ये कुछ बातें हमने आज डिबेंचर्स का इंट्रोडक्टरी लेक्चर में हमने थोड़ी सी बातें करी कि डिबेंचर्स क्या होता है और उसकी विशेषता क्या क्या होती है। तो उसके आगे हम बात करेंगे कल कि डिबेंचर कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार से इनका निर्गमन किया जाता है। थैंक यू सो मच।